वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 4, लेक्चर सीरीज़ फोरियर सीरीज़, फोरियर इंटीग्रल, फोरियर थ्योरम्स की। और टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फोरियर सीरीज़। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिरिचलेट्स कंडीशंस पढ़ी कि फोरियर सीरीज़ किस पे अप्लाई होगी। देन उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे और ये क्वेश्चंस भी हैं कि अगर आप एक स्क्वायर वेव हो या एक रेक्टेंगुलर वेव हो, उस पर आप फोरियर सीरीज़ किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशंस में भी आ जाता है कि अगर आपके पास इस तरह से एक रेक्टेंगुलर वेव है, उस पर आप फोरियर सीरीज़ किस तरह से अप्लाई करोगे, या स्क्वायर वेव है, या फिर आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आपके पास अगर आप देखो इस वेव को, इस पूरी आप इस ग्राफ को देखो, तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक टाइम पीरियड है। ठीक है, 0 to t क्या है, एक टाइम पीरियड है। ये यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड a, और यहाँ पे इसका क्या है, -a। ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन ऑफ t हम लेक्चर नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि इट मीन्स इसका मतलब क्या है, ये पेरियोडिक है, और यहाँ पे हमारे पास t है। सबसे पहले तो ये फोरियर सीरीज़ इस पे अप्लाई क्यों हो सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा है और इन फाइनाइट नंबर ही यहाँ पे मिनिमा है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करिए, फोरियर सीरीज़ अप्लाई होगी। अगर हम 0 to t देखें तो एक कंप्लीट साइकिल में हाफ साइकिल जो है उसकी वैल्यू है a, और हाफ साइकिल जो है उसकी वैल्यू क्या है, -a। एक कंप्लीट साइकिल में आपके पास क्या है, दो केसेस हैं, एक a है और एक क्या है, -a। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन को देखें तो आपके पास +a है फॉर t0 to t/2, और आपके पास -a है फॉर t/2 to t। तो आपके पास जो टाइम पीरियड है 0 to t, वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया है दो चीज़ों में। तो यहाँ पे अगर आप a नोट लेते, a नोट को आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/t ft/dt। तो अब आप लोग सोचो यहाँ पे 2 कैसे आ गया। ठीक है, जैसे हमने पीछे जब हमने डिटर्मिनेशन की थी फोरियर कोएफिशिएंट्स की, तब भी यहाँ पे 2 आया था। वो क्यों आया था, क्योंकि हमने इसको 2 में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम एवरेज लें तो हमारे पास बनता है। अब हमने इसने ये तब होगा जब आपके पास -∞ to ∞, मतलब आपके पास पूरी एक के लिए है, लेकिन हम सिंपल दो चीज़ों में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं अपने इंटरवल्स को। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। जब हम अपने लिमिट्स को ना डिवाइड करते हैं ना, ब्रेक करते हैं, तो जब हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। जहाँ पे नहीं आएगा वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँगी कि आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अभी आप लोगों ने ये 0 to t की है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हम एक पूरे उस पर तो नहीं जा रहे ना, पूरे इंटरवल की तो नहीं ले रहे, छोटे से उससे ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब इस केस के लिए, अब हमारे केस के लिए हम इस a नोट को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे दो, इसमें दो में कैसे, एक a में और एक हमारे पास -a में, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस आ गए। अब यहाँ पे 2/t f(t)dt, ठीक है, और f(t)dt, ये लिमिट्स एक 0 to t/2 और दूसरी t/2 to t। ये वाला जो है 0 to t/2, ये आपके पास क्या है, a फंक्शन हमारे पास क्या है, a। यहाँ पे आपने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, जो भी फंक्शन गिवन होगा। यहाँ पे जनरल है ना, तो यहाँ पे a की जगह आपके पास जो भी फंक्शन गिवन होगा आपने यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे a पुट किया dt, फिर उसके बाद यहाँ पे -a, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -a dt t/2 to t। हर क्वेश्चन को आप लोगों ने इसी तरह सेम सॉल्व करना है। अब उसके बाद यहाँ पे a देखो, आपके पास कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा a t के। अब मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दी, तो t की इंटीग्रेशन 1 रह गया ना, यहाँ पे बाहर चला गया 1 dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t। तो t 0 to t/2 लिमिट्स हैं, सेम इसी तरह यहाँ पर भी। अब मैं जब लिमिट्स पुट करूँगी 2a/t इज इक्वल्स टू लिमिट पुट की, अपर लिमिट t/2 माइनस लोअर लिमिट 0, फिर उसके बाद माइनस अपर लिमिट t माइनस माइनस प्लस t/2, t/2 से कैंसिल हो गया। किस तरह से हुआ, देखो t/2 क्या बन जाएगा, 2t/2, तो ये कैंसिल, पीछे रह गया t, ये t और ये t क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ये 0 हो गया। देन उसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, an। अभी an की वैल्यू क्या होती है, 2/t, सिंपल ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे 2/t ब्रेक कर देंगे अगेन a के लिए और -a के लिए। यहाँ पे an के लिए क्या आएगा, ft के साथ cos n ωt आता है। ठीक है, यहाँ पे अगेन a को कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे 2a/t
इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस की इंटीग्रेशन की तो साइन एन ओमेगा टी 0 टू टी बाई टू। कॉस की इंटीग्रेशन की अगेन साइन एन ओमेगा टी ओवर एन ओमेगा आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है। 2a बाई टी, अब टी किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पे टी जो होगा वो 1 बाई टी है ना, तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, 2 बाई नीचे इज इक्वल्स टू। ओके, यहाँ पे साइन एन ओमेगा, ये वाली लिमिट्स पुट करने के बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ। लिमिट्स पुट करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये आप लोगों ने, ये बहुत इजी है, गौर से समझना है। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिमिट्स पुट करने के बाद टी की वैल्यू पुट की है, साइन एन ओमेगा, टी की वैल्यू लिमिट पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, टी बाई टू। तो टी की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 2 पाई बाई ओमेगा और 2, बल्कि मैं कर देती हूँ। मैंने सिर्फ इसकी लिमिट पुट की है, इसकी आप लोगों ने खुद कर लेनी है, डायरेक्ट किया हुआ है। साइन एन ओमेगा, टी की जगह क्या आएगा, टी बाई टू माइनस साइन एन ज़ीरो। तो देखो मैंने यहाँ पे ओमेगा सेम उसी तरह टी की जगह उसकी वैल्यू पुट की है, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, और ये 2 इस वाला 2 आया। देन उसके बाद ये लिमिट्स पुट कर देनी है आप लोगों ने भी। देखो कटिंग हो रही है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये 2 भी आपस में कैंसिल हो रहा है, ये वाला भी। यहाँ पे क्या रह गया, साइन एन ओमेगा माइनस साइन एन 2n पाई। ये कैसे आया, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, साइन एन पाई, और यहाँ पर भी क्या रह गया था, साइन एन पाई। साइन एन पाई को ऐड किया, 2 साइन एन पाई माइनस साइन, यहाँ पे आ गया 2n पाई। साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है। ये डायरेक्ट फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कहा था कि याद रखने डायरेक्ट। साइन एन पाई को आपने 0 पुट किया तो ये चीज़ क्या हो जाएगी। वैसे भी अगर 0 पुट ना भी करो ना तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। नहीं सॉरी, कैंसिल नहीं हो रहे, यहाँ पे एन पाई जो होगा 0 पुट हो गया और आपके पास ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ गई। नेक्स्ट क्या करना है, बी एन कैलकुलेट करना है। बी एन का फॉर्मूला लिखा आप लोगों ने, उसके बाद इसको भी 2 में ब्रेक कर दिया। जब आप लोगों ने ब्रेक किया तो यहाँ पे मैंने ए को डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद ए को डायरेक्ट क्या लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है। सेम सब कुछ वही है। टी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, टी की नहीं वैल्यू नहीं सॉरी, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन लेंगे साइन की तो क्या हो जाएगी, माइनस कोस एन ओमेगा। यहाँ पे भी साइन की इंटीग्रेशन ली तो कोस एन ओमेगा, माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने लिमिट्स पुट करनी है। जब आपने लिमिट्स पुट करनी है तो सेम उसी तरह टी की वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई बाय ओमेगा, और यहाँ पर ठीक है सेम क्या किया है, टी की वैल्यू पुट की है। उसके बाद आप लोगों ने देखोगे ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ये cos 0 जो होगा वो 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर t की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो मैं यहाँ से अगर ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगी, 2 पाई बाय टी। तो यहाँ पे मैंने ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 पाई बाय टी। ये यहाँ पर ओके, cos n पाई किसके इक्वल होता है, cos n पाई, cos n पाई -1 की पावर n होता है। अगर हम n को क्या ले लें, n को 0 ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 0 और 1। तो यहाँ पे हमने वही काम किया, यहाँ पे हमने जब इसको n 0 पुट किया तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। ओ सॉरी ये वाला 2n पाई, ये सॉरी ये यहाँ पे ये नहीं आएगा। cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिख दिया क्योंकि 2 पाई का मतलब क्या होता है कि फुल रोटेशन हुई है। अगर फुल रोटेशन हुई है तो हमारे पास cos की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। तो हम यहाँ पे cos 2n पाई जहाँ भी आएगा आप लोग, उसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, ये सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। अब ये -2 रह गया cos n पाई, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक। अब यहाँ से मैं 2 को अगर कॉमन ले लूँ, 2 बाहर जाएगा तो 4a 2n पाई, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है ना टी से, और 1 - cos n पाई। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, 2a बाई पाई n, 1 - cos n पाई n, ठीक है। cos n पाई, अब यहाँ पे ये जो cos n पाई होता है ना, अब ये इक्वल होता है -1 की पावर n के, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद करना है कि cos n पाई किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n के।
तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू जब डाली तो इसका मतलब बी एन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं एन की वैल्यू जो है 1 पुट करूँ तो बी 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बाय पाई एन 1, 1 -1 की पावर 1, तो ये इक्वल हो जाएगा 4a बाय पाई। सिमिलरली मैं अगर एन की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो 2 पुट करने का मतलब क्या है, बी 2 2a बाय पाई, यहाँ पे 2 1 -1 की पावर क्या हो जाएगी 2, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। सिमिलरली मैं b3 पुट करूँ, मेरे पास एक वैल्यू आएगी। मैं b4 पुट करूँगी, 0 आएगी। b5 पुट करूँगी, एक वैल्यू आएगी। तो मैं अपनी फोरियर सीरीज़ को कैसे लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू 4a बाय पाई साइन एन ओमेगा टी। जब मैंने b1 लिया, b2 लिया तो मेरे पास 0, b3 लिया ये आया, फिर उसके बाद फिर 0, फिर 1 लिया, फिर आया, ठीक है, फिर 0 हुआ, फिर 1 आया। ओके, अगर मैं इस 4a बाय पाई ये चीज़ें सब में क्या आ रही हैं, इस पर भी ए होगा, 4a बाय पाई ये सब में आ रही हैं। तो 4a बाय पाई को मैं अगर एम्पलीट्यूड ले लूँ, ए नोट ले लूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1/3 ए नोट, 1/5 ए नोट और 1/7 ए नोट। तो रेशो क्या आ गई, 1 रेशो, ये 1 हो जाएगा ना, 1 रेशो 1/3, ये हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड रेशो है, ठीक है। अगर ये एम्पलीट्यूड रेशो है तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी की रेशो क्या होगी, 1 रेशो 3 रेशो 5 रेशो 7। अब ये कैसे हुआ, फ्रीक्वेंसी होती है ना, ठीक है, 1 बाय होती है, तो यहाँ पे ये 1/3 का 3 आ गया, 1/5 का 5, तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी की रेशो भी निकाल ली। तो हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने कहा था कि फोरियर सीरीज़ में हम फ्रीक्वेंसीज़ की रेशो भी निकालते हैं। जब हमारे पास एक साइकिल होता है तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन जब हमारे पास हम हार्मोनिक्स में पढ़ते हैं तो हमारे पास इस तरह की वेव मिलती है और इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के रेशोज़ भी तो निकालते होते हैं, तो हमारे पास ये रेशोज़ आ गए, उन चीज़ों को हम हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा हमने सेम यही प्रोसीजर उसको फॉलो करना होगा, ये बहुत ईजी है, इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव की पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर वेव की और रेक्टेंगुलर वेव की पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रायंगुलर वेव की पढ़ेंगे कि फोरियर एनालिसिस हम ट्रायंगुलर वेव का कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।